क्लास 1 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। यहाँ पर प्रति प्रत्येक को दर्शाता है तथा शत जो है 100 को दर्शाता है। तो प्रति प्लस 100 का मतलब हो गया हर 100 पर। जैसे 2000 रुपये का 10%। हम जानते हैं कि 100 रुपये का 10% यानी 100 का 10वां हिस्सा यानी 10 रुपये। 2000 रुपये में होते हैं 100 के 20 नोट यानी 2000 रुपये। तो हर 100 रुपये के नोट में 10% यानी 10 रुपये। तो 20 नोट में होते हैं 10 × 20 200 रुपये। तो 2000 रुपये का 10% होता है 200 रुपये। प्रतिशत के कुछ नियम हैं, उन्हें देखते हुए चलते हैं। जैसे कोई संख्या x है जिसका y% निकालना है तो हम x गुणा y करके इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर x का y% निकालना है तो x मल्टीप्लाई y करके इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। नियम नंबर 2, जब हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न में हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 5/35 को हमने 100 से गुणा किया, इसको हल किया तो हमारे पास आया 100/7। 100/7 को जब हम हल करेंगे, काट लेंगे तो हमारे पास आएगा 14 सही 2/7। ये 14 सही 2/7 जो है 5/35 का प्रतिशत रूप है। नियम नंबर 3, जब हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, जैसे यहाँ पर 24% को हमें भिन्न में बदलना है तो इस 24 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आया ये है 6/25। ये 6/25 जो है इस 24 का भिन्न रूप है। इसको और हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.24। ये 0.24 जो है इस 24 का दशमलव रूप है। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से उत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? इस प्रश्न को पहले हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन परीक्षा के टोटल नंबर को दिखा रही है। ये पहली रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये पहले परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों को दिखा रही है, जो 30% है। दूसरी रेड लाइन न्यूनतम अंकों को दिखा रही है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तीसरी रेड लाइन दूसरे परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत अंक को दिखा रही है, जो 52% है। दूसरी साइड जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये पहले परीक्षार्थी द्वारा न्यूनतम अंक से जो अंक उसने कम प्राप्त किए हैं उसको दिखा रही है, जो 108 है। और दूसरी ग्रीन लाइन दूसरे परीक्षार्थी द्वारा न्यूनतम अंकों से जो अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं उसको दिखा रही है, जो 24 है। अब हमें यहाँ पर पहले परीक्षार्थी और दूसरे परीक्षार्थी द्वारा जो प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए हैं उनका जो गैप है प्रतिशत अंकों में, उसको निकालना है। हमें 52% में से 30% को घटाना है। तो ये अब जो गैप है 52% और 30% के बीच में, वो 22% का है। इसके बाद 52% और 30% के बीच में जो 22% आया है, इस बीच में जो नंबर्स हैं, जो इन्होंने नंबर गेन किए हैं, वो हैं 108 और 24। तो इनको टोटल कर लेंगे हम। 108 + 24 यानी 132। तो ये 132 जो नंबर आए हैं ये 22% के बराबर है। अब हमें परीक्षा के टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो अब हम टोटल नंबर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 132 जो नंबर है और उसका प्रतिशत भी है। तो अब हमें 132 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 22 से डिवाइड करना है। ये हमने यहाँ पर 132 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें टोटल नंबर निकालने हैं परीक्षा के। तो 132 × 100 डिवाइडेड बाई 22। तो हमारे जो पूर्णांक अंक हैं वो है 600। तो ये 600 हमारा आ गया है। अब उसने कहा है कि न्यूनतम अंक बताइए। पहले परीक्षार्थी के प्रतिशत अंक हम लेते हैं, जो 30% हैं। इसको हम 600 में से 30% निकाल लेंगे। तो 600 × 30 डिवाइडेड बाई 100। तो 600 का 30% आया 180।
ये 180 जो है ये 30% है। पहले परीक्षार्थी ने 108 अंक जो हैं कम प्राप्त किए हैं न्यूनतम अंकों से, तो 180 में हम 108 जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा आया आंसर वो है 288। तो न्यूनतम अंक जो है वो है 288। दूसरा उदाहरण लेते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? इस तरह क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक है। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो पहले एक एक सब्जेक्ट हैं उनके प्रतिशत को हम जोड़ लेते हैं और जिस प्रतिशत में दोनों सब्जेक्ट बताए गए हैं उस प्रतिशत को हम घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी में 60% और हिंदी में 70%, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और हिंदी और तथा अंग्रेजी के दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण प्रतिशत है उसको हम घटा लेंगे। जैसे 60 + 70 - 40, तो ये आ गया हमारा 90%। तो 90% बच्चे जो हैं छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 100 - 90, तो 100 में से हम 90 घटाएंगे तो 10% जो है छात्र फेल हुए हैं, क्योंकि 90% छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं तो 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी? इस प्रश्न में और जो ऊपर जो हमने प्रश्न किया है थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले वाले प्रश्न उदाहरण नंबर 2 में 60% छात्र अंग्रेजी और 70% छात्र हिंदी में पास हुए थे, जबकि दोनों विषयों में भी बच्चे जो है उत्तीर्ण ही हुए थे। जबकि इस तीसरे नंबर उदाहरण में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 10% जो हमें दिया गया है ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है। तो अब जो है हमें यहाँ पर हमें यहाँ भी 70% उत्तीर्ण विद्यार्थी दिखाए हैं और 80% गणित में उत्तीर्ण दिखाए हैं, इनको भी यहाँ पर भी हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो हुए हैं 70% पास हुए तो अनुत्तीर्ण हुए 30%, और यहाँ पर 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये 100 - 70 तो ये आया 30%, और 100 - 80 तो ये आया हमारा 20%। तो पहला अनुत्तीर्ण जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं वह 30%, जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं वो हैं 20%, और दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब हम इसको पहले क्वेश्चन की तरह रख लेंगे। 30 + 20 - 10, तो ये हो जाएगा 40%। तो 40% बच्चे जो हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, और उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत बच्चे जो हैं वो है 60%। 100 में से 40 गया तो यहाँ बचा 60%। तो 60% बच्चे जो हैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब उसने पूछा है कि यदि दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी? तो ये 144 जो है ये 60% के बराबर है, क्योंकि उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो हैं वो 60% हैं और यहाँ पर 144 परीक्षार्थी उसने बताए हैं। तो अब हम 144 को जो है 100% पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा आ गया है 240। तो ये 240 जो है परीक्षार्थी की कुल संख्या थी पेपर में। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाए तो इन दोनों वर्षों में उसकी आय में एक साथ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसको हम पहले लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं। माना उसकी आय जो है वो 100 रुपये है और उसकी आय में पहले वर्ष वृद्धि हो रही है 10% की, तो 100 रुपये में हमने 10% निकाला, आया 10 रुपये। इसके लिए हमने 100 में 10 रुपये की गुणा किए और 100 से उसको डिवाइड कर दिया, तो 10 रुपये आया। 100 रुपये में 10 रुपये की वृद्धि हुई तो टोटल हो गया 110 रुपये। दूसरे वर्ष उसने कहा है 20% की वृद्धि हुई, तो दूसरे वर्ष जब 20% की वृद्धि हुई है तो इस बार हम जब प्रतिशत निकालेंगे 20%, ये 100 रुपये में ना निकाल के 110 पे निकालेंगे, क्योंकि 110 रुपये जो है पहले वर्ष की वृद्धि के बाद हमें प्राप्त हुए हैं। तो 110 का हमने 20% निकाला,
ये आ गया 22 रुपये। 110 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 22 रुपये। तो टोटल जो इनकम हो गई 2 साल बाद वो हो गई 110 प्लस 22 132 रुपये। टोटल बढ़ोतरी जो हुई है इनकम में वो हुई है 132 माइनस 100 32 रुपये। तो ये जो 32 रुपये हैं इनको अब हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके लिए हमें 100 से 32 को गुणा करना है और 100 से ही डिवाइड करना है। ये क्या हमने आ गया हमारा 32%। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो पहली वृद्धि और दूसरी वृद्धि को जोड़ना है। जो जैसे हमने यहाँ जोड़ा है 10 प्लस 20, उसके बाद प्लस कीजिए और पहली वृद्धि और दूसरी वृद्धि को गुणा कीजिए 10 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड कर दीजिए 100 से। इसको हल करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर, ये है 32%। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 2। 20 और जो 10 है इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 30। 30 में ये 2 जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा उसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 32%। उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाए तो इन दोनों वर्षों में शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये उदाहरण नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर ये है क्वेश्चन में कि इसमें पहले वर्ष तो वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष कमी हो रही है। तो हम उसी ट्रिक से इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 20 जो वृद्धि हुई है और माइनस 10 क्योंकि दूसरे वर्ष में कमी हुई है, प्लस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 माइनस के 10 और डिवाइडेड बाई 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है कटने के बाद 2 आएगा हमारा। यहाँ पर 20 में से 10 घटा लेंगे तो 20 में से 10 गए 10 बचे ये, और इसमें से यहाँ सॉल्व करने के बाद 2 आया तो इस 10 में से 2 हमने घटा दिया तो ये आ गया 8%। तो शहर की जनसंख्या पे 8% वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम 5 प्लस 10 करेंगे और प्लस करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आ गया है 10 प्लस 5 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 0.5। 15 में 0.5 को हमने जोड़ा तो 15.5% की वृद्धि आई है। तो इसमें क्षेत्रफल में 15.5% की वृद्धि होगी। ये हमारा आंसर है। अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। किसी मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई असर न पड़े। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी एक ट्रिक है, देख लें। पहले हमें जो वृद्धि दी गई है उसमें 100 की का मल्टीप्लाई करना है और जो वृद्धि दी गई है उसमें 100 में जोड़ने के बाद उससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में हमने 20 का मल्टीप्लाई किया और 100 में 20 जोड़ के उसे डिवाइड कर दिया। 100 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड बाई 120, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 16 से ही 2/3। तो हमें 16 से ही 2/3% जो है खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पर कोई असर ना पड़े। उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। यदि किसी संख्या का 3/8 का 1/6 3/6 भाग का 64 के बराबर है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो माना वो संख्या जो है x है, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है का, तो जहाँ भी का है वहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का 3/8 का 1/6 का 3/6 बराबर है 64 के। तो अब हम इसको 64 को नीचे वाली संख्याओं में मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। तो 64 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई ऊपर वाली संख्याएं जो है 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2048 तो 2048 जो है इसका अब हमें 40% निकालना है। इसका हमने 40% निकाला, 2048 का हमने 40% निकाला तो ये आ गया 819.2।
इस संख्या का जो x थी वो आ गई हमारी 2048 और इसका जो 40% है वो आ गया 819.2। तो ये हमारा आंसर है। उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक संस्था को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। तो उसकी आय बताइए। तो उसके पास बचे हैं 10,080 रुपये, तो हमें उसकी टोटल आय बतानी है। तो 10,080 को हमें 100% वापस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 10,080 में 100 की गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन करने के लिए। पहले हमें जो इनकम बची है उसको हम लिख लेंगे 10,080 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें इसे 100% करना है। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ लगा है शेष का, तो जहाँ भी शेष का लगा हो वहाँ पर हम हर खर्चे को, हर प्रतिशत खर्चे को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 20% उसने अपने बड़े पुत्र को दिया, तो पहले में उसने 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, बचा 80%। तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड करेंगे। तो शेष का 30% छोटे पुत्र को दिया, तो यहाँ पर बचा 70%। इसमें भी हम 100 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और 70 से डिवाइड करेंगे। शेष का बची हुई राशि में 10% जो है उसने एक संस्था को दे दिया, तो यहाँ बचा उसके पास 90%। तो यहाँ 90% 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा 20,000। तो 20,000 उसकी जो है इनकम थी। उदाहरण नंबर 10 लेते हैं। अंकित की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 12.5% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 20% की कमी हो जाए तो इन तीनों वर्षों में उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव निकालने के लिए हमें जो जो उसने कहा है उसको वैसे ही रख लेंगे। हमने माना कि उसकी जो आय है वो 100 रुपये है। तो यहाँ देखिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये की हमने मल्टीप्लाई किया। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में हमने 10% जोड़ा तो हो गया 110% और डिवाइड कर दिया 100 से। दूसरे वर्ष जो है 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें हमने 12.5 100 में जोड़े तो हो गया 112.5 और डिवाइड कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई किया। तीसरे वर्ष जो है 20% की कमी हो रही है, तो इसमें हमने 20% कमी होने पर हमारे पास आया 80% जो बचा है, तो 80% को मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 99। तो ये 99 आया है, जबकि उसकी इनकम जो आई थी वो थी शुरू में 100 रुपये जो हमने मानी थी। तो इसमें कमी हो गई है 1% की, तो 99 माइनस 100 और कमी आ गई है 1% की। तो उसकी आय पे जो प्रभाव पड़ा है वो है 1% कमी। उदाहरण नंबर 11 लेते हैं। प्रति अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% कपड़ों पर, 15% पढ़ाई पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करती है। यदि उसके पास 150 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय क्या है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक अंतर है, क्योंकि यहाँ शेष का नहीं दिया गया है। तो जहाँ शेष का नहीं दिया जाता वहाँ पे हम प्रतिशत को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जितने प्रतिशत दिए गए हैं उनको हम जोड़ लेंगे। 20 पर 20, 25, 15 और 10 को हम जब जोड़ लेंगे तो हमारे पास आया 70। तो 70% जो है उसने खर्च कर दिया और उसके पास बचा 30%। 100 में से 70 घटाया तो 30% उसके पास बचा। ये 30% जो है जो उसके पास बचते हैं 150 रुपये उसके बराबर है। तो इस 150 को हम 100% कर लेंगे उसकी आय निकालने के लिए। तो इसके लिए हम 150 में 100 की गुणा करेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 150 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 30, तो ये हमारे पास उसकी इनकम आ गई 500 रुपये। तो उसकी इनकम जो है वो है 500 रुपये। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 12। राजीव अपने वेतन का 20% खाने पर, 15% परिवहन पर, 10% शिक्षा पर और 35% घर के किराए के लिए खर्च करता है। यदि वह शिक्षा पर 1950 रुपये खर्च करता है तो परिवहन पर कितना खर्च करता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें शिक्षा का खर्च बता दिया। शिक्षा पर 10% खर्च करता है और 1950 रुपये खर्च करता है, तो 10% जो है 1950 रुपये के बराबर है। अब एक तरीका तो ये है कि हम 1950 रुपये का जो 100% कर लें और टोटल इनकम निकाल लें और परिवहन का जो 15% है उसमें से उसे निकाल लें। तो ये 1950 रुपये का 100% करने के लिए 1950 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। लेकिन
इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, चूँकि हमें दो चीज़ पता है। 1950 जो है 10% के बराबर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, जो हमें निकालना है, जिसका हमें निकालना है, परिवहन का हमें निकालना है। परिवहन जो है 15% है, तो हम 1950 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2925 रुपये। तो परिवहन पे जो है 2925 रुपये खर्च करता है। ये इसकी टोटल इनकम नहीं है, ये परिवहन का प्रतिशत निकल के आया है 2925 रुपये। तो ये आंसर है। उदाहरण नंबर 13 लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 4 वर्ष पूर्व 50,000 थी। इसमें प्रारंभिक 3 वर्षों में 10% की वृद्धि होती है, जबकि चौथे वर्ष 20% की कमी हो जाती है। तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है? देखिए यहाँ पे पहले 3 वर्षों में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 100% पर 10% की वृद्धि, यानी 110%। और चौथे वर्ष जो है 20% की कमी हो रही है, यानी 100% पर 20% घटाने पर 80% रह जाएगा। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा करके देखते हैं। ये है इसकी ट्रिक। 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो जनसंख्या है 110 डिवाइडेड बाई 100 से। 110 इसलिए आया है क्योंकि पहले वर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है। तो 110 डिवाइडेड बाई 100, 3 वर्षों तक लगातार यही हुआ है, तो 3 वर्ष 3 बार हमने इसको रख लिया है। चौथे वर्ष जो है 20% की कमी हुई है, तो 100 में से हमने 20% घटाया, तो चौथे वर्ष जो है 80 आ गया, 80%, और इसे भी 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 53,240। ये 53,240 जो है वर्तमान में शहर की जनसंख्या है। उदाहरण नंबर 14 लेते हैं। 20 लीटर समुद्री जल में नमक की प्रतिशतता 10% है। यदि इसे वाष्पीकृत कर 8 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष मात्रा में नमक की प्रतिशतता क्या होगी? इसके लिए एक सूत्र है, ये देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए सूत्र काम करता है। जब किसी घुलनशील या विलयन वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ये सूत्र अपनाते हैं। इसमें प्रारंभिक वजन मल्टीप्लाई करते हैं ठोस की प्रतिशतता से और अंतिम वजन रखते हैं। यहाँ पर जो प्रारंभिक वजन है वो हमारा 20 लीटर है और ठोस की इसमें प्रतिशतता है 10%। और वाष्पीकृत करने के बाद जो अंतिम वजन हमारे पास आया है, क्योंकि 8 लीटर पानी जोड़ गया है तो 20 में से 8 हमने घटाया तो 12 लीटर, तो अंतिम वजन है 12 लीटर। तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। देखिए प्रारंभिक वजन 20 और ठोस की प्रतिशतता यहाँ पर है 10% और डिवाइड कर दिया हमने इसे 12 से, जो अंतिम वजन है 8 लीटर पानी उड़ जाने के बाद। इसको हम हल कर लेंगे और ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो बचे हुए पानी में नमक का जो प्रतिशत है वो है 16 सही 2/3। तो ये हमारा आंसर है। पेपर में कभी कभी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इससे संबंधित वैध मत हमें निकालने होते हैं। तो इसका हम नियम देख लेते हैं। मतदाता 2 तरह के होते हैं, जो वोट डालते हैं और जो वोट नहीं डालते हैं। तो डाले गए जो मत होते हैं उसमें 2 तरह के मत होते हैं, पहला वैध मत और दूसरा अवैध मत। वैध मत में 2 तरह के मत होते हैं, जीतने वाले के मत और हारने वाले के मत। इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 15। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और डाले गए सभी मत वैध थे। सफल उम्मीदवार को कुल मत का 58% मत प्राप्त हुए और 1080 मतों से वह चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? देखिए हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में 100% मतदाता थे, जिसमें से 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो टोटल जो मतदाता जिन्होंने मत का प्रयोग किया वो थे 80%। 80% में से 58% मत जो है वो सफल उम्मीदवार को मिले। हारने वाले का जो मत प्रतिशत है वो है 80 - 58 22%। तो जो हारने वाला मत उम्मीदवार है उसे 22% मत मिले। तो जीत हार का जो मत प्रतिशत है वह है 58 - 22 यानी 36%। सफल उम्मीदवार और असफल उम्मीदवार के बीच का जो अंतर है वह है 36%। और ये 36% जो है मतों से वो सफल हुआ है 1080 उसके बराबर है। तो ये 36% जो है 1080 के बराबर है। तो 1080 को अब हमें 100% में कन्वर्ट करना है, 100% में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 से डिवाइड कर देंगे। जब भी हमें किसी संख्या को 100% में कन्वर्ट करना होता है
तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रतिशत होता है जिसके वो बराबर है उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1080 जो है 36% के बराबर है। तो यहाँ पर 100% निकालने के लिए 1080 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 36 से डिवाइड किया। इसके बाद हमारा जो आंसर आया वो है 3000। तो कुल मतदाता सूची में जो उम्मीदवार थे वो 3000 थे। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारी क्लास थी क्लास 1 के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय।